स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिटरी मेथड और ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का। रेशियो हम लोगों ने पढ़ा, प्रोपोर्शन पढ़ा और रेशियो प्रोपोर्शन का क्या यूज है मैथमेटिक्स में, कैसे इसको यूज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है यूनिटरी मेथड। अब ये मेथड क्या है? एक्चुअली इस मेथड का यूज करके हम 1 यूनिट और मोर देन 1 यूनिट का जो वैल्यू है ना वो फाइंड आउट करते हैं। इस मेथड का यूज करके हम 1 यूनिट या 1 से ज्यादा यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। अब वो कैसे, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो इन दिस मेथड एट फर्स्ट we find the value of 1 unit and then we find the value of required number of units। यानी 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकालते हैं और उसके बाद जितना का पूछा जाए उसका वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूंगा, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ही सोचिए कि हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन ही खरीदने जाते हैं, तो बोला जाए कि 12 पेन्स कोस्ट 60 रुपीज, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 पेन? आई सेड 12 पेन्स का जो प्राइस है 60 रुपीज है, 60। तो कोई पूछे आपसे या हमसे ही कोई पूछे कि 1 पेन का प्राइस क्या होगा, यानी जब 12 पेन का प्राइस 60 है तो जाहिर सी बात है कि 1 पेन का प्राइस 60 से कम ही होगा, क्योंकि 12 पेन के लिए हमें उतना पे करना है ना 60 रुपीज, तो 1 पेन के लिए 60 से कम ही पे करना होगा। और इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं टोटल प्राइस में नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करके, टोटल प्राइस में नंबर ऑफ पेन से डिवाइड करके। यानी ऐसे कंडीशन में जब 1 यूनिट का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड, 1 यूनिट का वैल्यू टोटल प्राइस से कम हो, ऐसे कंडीशन में जब 1 यूनिट का वैल्यू टोटल प्राइस से कम हो तो हम डिवाइड करते हैं, और जब 1 यूनिट का वैल्यू टोटल वैल्यू से ज्यादा हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और दोनों केस हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो रहा पेन का। एक और एग्जांपल हम लेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि 12 मैन कंप्लीट अ वर्क in 10 days, then in how many days 1 man complete the work? यानी 12 मैन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? यानी वो काम 12 आदमी के लिए 10 दिन के लिए है, 12 आदमी उस काम को करने में 10 दिन कर लेते हैं, तो एक आदमी जाहिर सी बात है कि 10 दिन से ज्यादा लेगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू वो पहले वाले वैल्यू से ज्यादा होगा। तो मैंने बोला कि जब 1 यूनिट का वैल्यू पहले वाले वैल्यू से ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई और कम हो तो डिवाइड, और दोनों केस हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। जो मैंने बोला वही है, इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू पहले निकालते हैं, एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद जितना पूछा जाए उतने यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो 2 मेथड मैंने बताया, मल्टीप्लाई है डिवाइड, लेकिन कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड ये भी मैंने बता दिया। 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड्स हैं, पहले तो मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। लेकिन किस कंडीशन में मल्टीप्लाई और किस कंडीशन में डिवाइड मैंने वर्बली बता दिया है, लेकिन दोनों का एक एक एग्जांपल हम लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देन टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, जैसा कि 1 यूनिट का वैल्यू पहले जो वैल्यू
दिया है उससे ज्यादा हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और टू गेट लेस वी डिवाइड, यानी जब एक यूनिट का वैल्यू जो पहले वैल्यू दिया गया है उससे कम हो तो हम डिवाइड करते हैं। याद रखें इस चीज को, ये दो रूल से ही पूरा सॉल्व होने वाला है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इन्हीं दो रूल से सॉल्व होने वाला है। जब एक यूनिट का वैल्यू दिए गए वैल्यू से कम हो तो हम डिवाइड करते हैं। याद रहेगा, जब एक यूनिट का वैल्यू दिए गए वैल्यू से कम हो तो डिवाइड, और जब एक यूनिट का वैल्यू दिए गए वैल्यू से ज्यादा हो तो मल्टीप्लाई। ओके, याद रहेगा। अब एक एक क्वेश्चन इस दोनों मेथड पे लेते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। इफ द कोस्ट, कोस्ट का मतलब लागत यानी खर्च, यानी कोस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं। इफ द कोस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ, 14 मीटर क्लोथ कपड़ा का कोस्ट जो है, लागत जो है कितना है 1819 रुपीज। 14 मीटर कपड़ा का जो कोस्ट है, लागत है कितना है 1890। फाइंड द कोस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ, कितना का पूछ रहा है 6 मीटर क्लोथ का कोस्ट पूछ रहा है। तो पहले इसमें क्या पूछ रहा है हमारा कि 14 मीटर का इतना प्राइस है तो 1 मीटर का कितना होगा, यानी एक यूनिट, जो मैंने समझाया था पिछले बार। 14 मीटर का दिया है तो हम क्या निकालेंगे, एट फर्स्ट वी फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, यानी 1 मीटर कपड़ा का प्राइस क्या होगा, कोस्ट क्या होगा। तो 14 मीटर का इतना है तो जाहिर सी बात है कि 1 मीटर कपड़ा का इससे कम होगा, क्योंकि ये प्राइस 14 मीटर क्लोथ का है ना, और हमें चाहिए एक मीटर, इससे कम होगा। जैसे कि आप समझ भी सकते हैं कि 14 मीटर का इतना है तो 1 मीटर का प्राइस कम होगा। तो मैंने क्या होगा बताया कि टू गेट लेस, यदि कम होगा तो उस कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे। यहां देखिए मैं सेकंड रूल्स पे आ रहा हूं। टू गेट लेस, यदि हमें कम चाहिए, जिसका वैल्यू कम आ रहा है, उस कंडीशन में हम डिवाइड करेंगे। तो करते हैं, इसको बनाते हैं। द कोस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1890। ठीक है, 14 मीटर का क्लोथ का प्राइस कोस्ट दिया 1890। तो एक यूनिट यानी 1 मीटर का निकालने के लिए टू गेट लेस वी डिवाइड, यानी इससे कम होगा 1 मीटर कपड़ा का, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देन इसलिए द कोस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1890 डिवाइडेड बाई 14। जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, यदि हम टू गेट लेस, कम लाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, और जानते हैं कि 14 मीटर का इतना प्राइस है तो 1 मीटर कपड़ा का इससे कम होगा, यानी कम चाहिए हमें, और कम के लिए डिवाइड करते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 1370 यानी 5, 135 रुपीज 1 मीटर क्लोथ का इतना हुआ, यानी 135 रुपीज 1 मीटर क्लोथ का कोस्ट है। तो चूंकि हमने 1 मीटर क्लोथ का कोस्ट निकाल लिया, और चाहिए हमें कितना का 6 मीटर का। क्वेश्चन में तो 6 मीटर का पूछ रहा है ना, और हमने निकाला 1 मीटर है द कोस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ, और 6 मीटर ऑफ क्लोथ का कोस्ट चाहिए। यानी जब 1 मीटर ऑफ क्लोथ का 135 रुपीज है तो 6 मीटर ऑफ क्लोथ का कितना हो जाएगा कोस्ट, 135 से ज्यादा होगा। 1 मीटर कपड़ा का प्राइस जो है, कोस्ट जो है 135 है, तो 6 मीटर का 135 से ज्यादा होगा। अब आते हैं इस रूल पे, टू गेट मोर, ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, इसलिए
द कोस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ, 6 मीटर ऑफ, कैन यू सी, 6 मीटर ऑफ क्लोथ is equal to 6 multiplying 135. नहीं दिख रहा होगा तो यहां बना देते हैं, नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा तो द कोस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लोथ इज 6 multiplying 135. अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो पाएंगे 3 1 और 8, यानी 6 5 जा 30, 0 कैरिंग 3, 6 3 जा 18 और 3 ऐड करेंगे तो 21 कैरिंग 2 और 6 1 जा 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8, यानी 810 रुपीज हमारा आंसर होगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। 2 रूल हमेशा याद रखेंगे, इफ टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, टू गेट लेस वी डिवाइड। यदि कम चाहिए तो डिवाइड करेंगे, ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि 14 मीटर ऑफ क्लोथ का प्राइस इतना दिया है और 1 मीटर का चाहिए तो इतना से कम ही होगा, क्योंकि ये प्राइस 14 मीटर ऑफ क्लोथ का है। तो हमने जब कम चाहिए तो डिवाइड किया मैंने, तो 1 मीटर ऑफ क्लोथ का प्राइस निकाल लिया। अब 1 मीटर का निकाल लिया और क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 मीटर का, तो 1 मीटर का प्राइस 135 है, तो 6 का जाहिर सी बात है कि 135 से ज्यादा होगा। तो मैंने एक रूल में लिखा है टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, यानी ज्यादा चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 135 में और हमारा आंसर इतना आया। तो आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं और दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लूंगा, एक क्वेश्चन और लूंगा जो इस क्वेश्चन से कंप्लीटली डिफरेंट होगा, जस्ट अपोजिट होगा, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मैंने एक बार समझा भी दिया, सेकंड बार भी समझा दिया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मैंने एक और क्वेश्चन लिया है आप लोगों को समझाने के लिए, जो पिछले वाले क्वेश्चन से जस्ट अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, और उसको समझिएगा आप लोग। 24 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 डेज, यानी 24 वर्कर्स हैं काम करने वाले, एक दीवार को बनाने में 24 वर्कर्स एक दीवार को बनाने में 15 डेज यानी 15 दिन लेते हैं। तो हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक टू बिल्ड अ वॉल, टू बिल्ड अ सिंगल वॉल, यानी 24 वर्कर्स 24 मजदूर किसी दीवार को बनाने में 15 दिन लेते हैं। तो 9 मजदूर उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये 15 डेज जो दिया है वो 24 वर्कर्स के लिए दिया है ना, तो हमें ये पहले फाइंड आउट करना है कि एक वर्कर कितना दिन लेगा उस काम को करने में, यानी 1 यूनिट। मैंने शुरू से बोलता आ रहा हूं मैं कि 1 यूनिट, पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो 24 वर्कर्स 15 डेज ले रहे हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक वर्कर कितना दिन लेगा। तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 24 वर्कर्स will take 15 days. ओके, इसलिए 1 वर्कर will take एक वर्कर, एक मजदूर कितना दिन लेगा? 24 मजदूर उस काम को करने में 15 दिन लेते हैं। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि जो एक वर्कर होगा वो 15 दिन से ज्यादा लेगा, क्योंकि बाकी के जो 23 वर्कर्स हैं उनका भी काम उसको करना होगा। क्योंकि 24 वर्कर एक दीवार को खड़ा करने में 15 दिन लेते हैं, तो एक को बोला जाए कि उस दीवार को बनाओ, तो जाहिर सी बात है कि 15 दिन से ज्यादा लेगा ना, क्योंकि बाकी के 23 जो बच गए उन सबका भी काम उसे करना होगा कि नहीं करना होगा। तो
तो जब ज्यादा ये टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक वर्कर के लिए उस काम को करने में 15 दिन से ज्यादा लगेंगे, और ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, यानी 24 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 24 मल्टीप्लाई 15, इतना डेज बोलेगा। अब यहां भी मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, कि बाद में हम जब 9 वर्कर्स का वैल्यू निकालें तो कटा सके, ऊपर नीचे कॉमन डिवाइडर से डिवाइड कर सके। तो इतना डेज हम लिख लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 15 डेज। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए, हमें मल्टीप्लाई कम वैल्यू से करना पड़े, इसके लिए यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो इतना डेज लेगा एक वर्कर। जाहिर सी बात है कि 24 आदमी 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी को उस काम को करने के लिए बोला जाए तो 15 दिन से वो ज्यादा लेगा, क्योंकि बाकी के 23 आदमी जो कर रहे हैं वो सब काम भी उसे करना होगा, और जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा दिन में कंप्लीट करेगा। तो ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब कितना पूछ रहा है? 9 वर्कर्स का पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल 9 वर्कर्स टेक टू बिल्ड अ सिंगल वॉल। उसी वॉल को 9 वर्कर्स कितने दिन में फिनिश करेंगे? एक वर्कर का तो हमने निकाल लिया, अब 9 वर्कर का निकालते हैं। इसलिए 9 वर्कर्स विल टेक, 9 वर्कर्स, एक वर्कर इतना दिन ले रहा है, एक वर्कर इतना दिन काम करने में ले रहा है, तो 9 वर्कर कितने दिन लेंगे? इससे कम लेंगे। समझिए इस बात को, एक आदमी किसी काम को इतना दिन में कर रहा है, तो 9 आदमी, जब आदमी ज्यादा हो गए तो कम लेंगे ना, दिन तो घटेगा ही, कम दिन में उस काम को कर लेंगे जब आदमी ज्यादा होंगे। तो एक आदमी इतना दिन, तो 9 वर्कर्स के लिए इससे कम होगा, और कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। यही 2 रूल हम याद रहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, तो 9 वर्कर्स 24 मल्टीप्लाई 15 डेज हमने निकाला है, इसमें डिवाइड कर देंगे 9 से, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट डेट भी निकाल सकते थे, लेकिन अब कटाना आसान हो जाए, थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी हो जाए, इसके वजह से मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ कॉमन डिवाइडर से कटाते हैं, 3 से दोनों कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। अब ये 3 से 8 टाइम्स में कट जाएगा 24, यानी 14 डेज। 14 डेज। शायद आप लोगों को नीचे वाला लाइन ना दिख रहा हो, तो मैं यहां सोल्व कर देता हूं। क्या था कैलकुलेशन? 24, तो हम आंसर तक पहुंच गए 14 डेज। तो आप ये 2 रूल, मैंने इसलिए इसको बगल में लिख लिया है कि हमेशा सॉल्व करते वक्त याद रहेगा, आप भी इसको बगल में लिख लेंगे तब सॉल्व करेंगे, कि हमें ज्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई, कम चाहिए तो डिवाइड। इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर आगे समझा देता हूं। 24 वर्कर्स विल टेक 15 डेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। 24 जो है आदमी या मजदूर बोल लीजिए, 15 दिन लेते हैं किसी दीवार को बनाने में। तो एक वर्कर, एक आदमी को बोला जाए कि उसी दीवार को बनाओ, तो 15 दिन से ज्यादा लेगा ना, क्योंकि इन सारा का काम उसे ही करना होगा, जो कि कम समय में तो कर नहीं सकता है, ज्यादा टाइम लेगा वो करने के लिए। तो जब ज्यादा टाइम लेगा, हमें ज्यादा चाहिए, तो मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 24 में 15 डेज से। तो इतना डेज एक आदमी लेगा उस दीवार को खड़ा करने में। और क्वेश्चन में पूछ रहा है 9, तो 9 वर्कर्स के लिए जब एक वर्कर्स इतना ले रहा है, तो आदमी 8 और बढ़ जाएंगे, तो उससे कम लगेगा टाइम, और कम लगेगा तो डिवाइड, लेस चाहिए तो डिवाइड। तो मैंने इस बेस में 9 से डिवाइड किया है, और आंसर तक हमने पहुंचा है 14 डेज। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच, क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं, यही अप्रोच होता है। और दोनों अपोजिट क्वेश्चन मैंने लिया है, एक दूसरे का अपोजिट है, और उसका आप देख भी सकते हैं। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन कुछ हम बोर्ड पे लिख रहे हैं,
उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जिसके पास बुक नहीं है तो वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, और है बुक तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन नहीं लिया है, आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, या और क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप सॉल्व कीजिए, उसको चेक किया जाएगा। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक से है। मैंने इसलिए लिख दिया है कि जिसके पास टेक्स्ट बुक ना हो इस क्वेश्चन को नोट कर ले और नोट करके इसको सॉल्व करेगा। और जिसके पास टेक्स्ट बुक है आप लोग देखिएगा कि आपके एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है दोनों। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं ब्रीफली। और ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जेज का मतलब पैसा लेती है 540 रुपीज, कितना 25 टन ऑफ वेट, 25 टन्स ऑफ वेट, 25 टन्स वजन को ढोने के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना पैसा लेती है 540 रुपीज। तो व्हाट विल इट चार्ज टू कैरी 35 टन्स, तो 35 टन को ढोने के लिए कितना चार्ज लेगी। तो 25 के लिए इतना ले रही है तो 1 टन, पहले 1 टन का निकालेंगे कि 1 टन का कितना लेगी, तो इससे कम ही लेगी, यानी डिवाइड करेंगे और 1 टन निकालने के बाद हम 35 का निकालेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 12 लीटर ऑफ डीजल इज कंज्यूम्ड बाय अ कार इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 222 km, यानी 222 किलोमीटर जाने के लिए एक कार को चाहिए कितना लीटर डीजल, 12 लीटर। तो कितना का पूछ रहा है कि 22 लीटर डीजल में वो कितना किलोमीटर जाएगा, यानी 12 लीटर डीजल में कितना किलोमीटर जा रहा है 220 km। तो पहले निकालेंगे कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा। 12 लीटर में इतना जा रहा है तो 1 लीटर में कितना डिस्टेंस वो जा पाएगा, तो इससे कम जाएगा और कम के लिए डिवाइड करते हैं। तो 1 लीटर डीजल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालने के बाद हम 22 लीटर ऑफ डीजल में कितना कवर करेगा ये निकालेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन था आप लोग को होमवर्क के लिए, और आज के लिए इतना ही। और जिसके पास बुक है और भी क्वेश्चन सोल्व करें उसको चेक किया जाएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।